Hello students, now we are started normality, molarity and molarity. ये एक ऐसा कंसेप्ट है जिसमें हम सॉल्यूशन से रिलेटेड एक प्राइमरी कंसेप्ट की स्टडी करते हैं और इसमें कंसंट्रेशन की टर्म मीन्स हम किसी सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन की टर्म को जब रिप्रेजेंट करते हैं तो हमें इस तरह की टेक्निक का उपयोग करना पड़ता है जिसको हम बोलते हैं नॉर्मेलिटी, मोलरिटी एंड मोलरिटी। टेक्निकल टर्म्स है जिसको हम किसी सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करने में यूज करते हैं। तो पहले ये देखें कि सॉल्यूशन क्या होता है, फिर उसके बाद नॉर्मेलिटी, मोलरिटी एंड मोलरिटी की स्टडी करें। ये बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है और इसकी स्टडी के लिए हमको सबसे पहले स्टडी करना पड़ेगी व्हाट इज सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या है, पहले ये स्टडी करें। सॉल्यूशन का मीनिंग होता है होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर सॉल्यूशन का सीधा सीधा सा मीनिंग है होमोजीनियस मिक्सचर। मिक्सचर दो टाइप के होते हैं, एक होमोजीनियस और दूसरा हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस मिक्सचर का मतलब है हम टू आर मोर देन टू मटेरियल सब्सटेंस को मिक्सअप करें, लेकिन मिक्सिंग के बाद आफ्टर मिक्सिंग हम उसके पार्टिकल को आइडेंटिफाई ना कर पाए, उस मिक्सचर का नेम होता है होमोजीनियस मिक्सचर। जैसे वाटर में हमने अल्कोहल मिक्स किया तो फिर दोनों ही लिक्विड स्टेट में है और दोनों की लिक्विड स्टेट होने के कारण दे आर सोल्यूबल टू ईच अदर, बट देन हम उनको आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि इसमें अल्कोहल का पार्टिकल कौन सा है और वाटर का पार्टिकल कौन सा है। इस टाइप के मिक्सचर का नेम होता है होमोजीनियस मिक्सचर। दूसरे टाइप का मिक्सचर होता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। हेट्रोजीनियस मिक्सचर उसको बोलते हैं आफ्टर मिक्सिंग टू आर मोर देन टू सब्सटेंस दे आर आइडेंटिफाई इजीली बाय नेट डाई। हम उनको आसानी से आइडेंटिफाई कर दे कि ये पार्टिकल इस मटेरियल का है, ये पार्टिकल बी मटेरियल का। जैसे हम सैंड के अंदर शुगर को मिक्स करें तो सैंड का पार्टिकल मिक्सिंग के बाद भी आइडेंटिफाई है, ये सैंड पार्टिकल है और ये शुगर पार्टिकल है। तो इस तरह के मिक्सचर को हम बोलते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो हमको सॉल्यूशन की डेफिनेशन क्या मिली? होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू आर मोर देन टू सब्सटेंस। दो या दो से अधिक मटेरियल को हम मिक्सिंग करें और वो होमोजीनियस हो जाए, मींस उसके पार्टिकल का बाद में मिक्सिंग के बाद आइडेंटिफाई ना हो। पार्टिकल मिक्सिंग के बाद जब आइडेंटिफाई नहीं होगा तो उसको बोलते हैं हम होमोजीनियस मिक्सचर और इसी को हम बोलते हैं सॉल्यूशन। अब हमको यहाँ सॉल्यूशन से मतलब है तो सॉल्यूशन की डेफिनेशन हमने स्टडी की। अब सॉल्यूशन की में कितने पार्ट होते हैं ये स्टडी करेंगे। तो होमोजीनियस मिक्सचर होगा, उसमें दो पार्ट होंगे। एक पार्ट को हम नाम देंगे सॉल्वेंट। क्या नाम देंगे इसको? सॉल्वेंट। और दूसरे को नाम क्या देंगे? सॉल्यूट। और कभी कभी ऐसा भी कंसीडर कर सकते हैं सॉल्वेंट के जितने भी मीनिंग्स है, सिंबल है, उनको ए से रिप्रेजेंट करेंगे और सॉल्वेंट, और सॉल्यूट के जितने भी सिंबॉलिक मीनिंग है वो बी से रिप्रेजेंट करेंगे। तो उसमें पता चलता रहेगा कि आप सॉल्यूट की बात कर रहे हो या सॉल्वेंट की। अब होमोजीनियस मिक्सचर है तो हम किसको सॉल्वेंट कंसीडर करें या किसको सॉल्यूट कंसीडर करें? तो यहां पर एक कंसेप्ट है जो मैक्सिमम इन अमाउंट होगा
अमाउंट के रेस्पेक्ट में जो मैक्सिमम होता है उसको हम सॉल्वेंट कंसीडर करते हैं। परसेंटेज वाइज जो मैक्सिमम है वो सॉल्वेंट, और परसेंटेज वाइज जो मिनिमम इन अमाउंट है वो सॉल्यूट कंसीडर होगा। इस तरह सॉल्वेंट और सॉल्यूट दो पार्ट सॉल्यूशन का फॉर्मेशन करते हैं। अब आता है सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन। तो कंसंट्रेशन क्या होता है? कंसंट्रेशन को अलग अलग यूनिट में, कभी कभी इसको एक्टिव मास भी बोलते हैं, क्योंकि एक्टिव मास और कंसंट्रेशन दोनों की यूनिट सेम है। अब कंसंट्रेशन की यूनिट क्या? मोल पर लीटर, तो एक्टिव मास की भी मोल पर लीटर यूनिट बन जाती है। तो कंसंट्रेशन क्या होता है पहले ये समझिए। कंसंट्रेशन का मतलब होता है अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। कंसंट्रेशन का मीनिंग सॉल्वेंट से नहीं है, कंसंट्रेशन का मीनिंग सॉल्यूट के अमाउंट से। अमाउंट ऑफ सॉल्यूट ऑफ ए सॉल्यूशन विच इज डिसॉल्व इन पर्टिकुलर सॉल्वेंट। किसी पर्टिकुलर सॉल्वेंट में, पर्टिकुलर सॉल्वेंट के मास में, ग्राम में, लीटर में कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व है उसको हम बोलते हैं कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का सीधा सीधा मीनिंग क्या है? स्ट्रेट फॉरवर्ड, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन गिवन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के गिवन वॉल्यूम में फिक्स वॉल्यूम होगा, जैसे 1000 ml भी कर सकते, 1 kg भी कर सकते। इस तरह सॉल्यूट उसमें कितना डिसॉल्व है, क्योंकि एक स्टैंडर्ड यूनिट को यूज करना पड़ेगा आपको। ऐसा नहीं कि 500 ग्राम में मिक्स कर दिया और फिर बोल रहे कि नॉर्मेलिटी डिफाइन होते हैं। वहां पर आपको पर्टिकुलर वॉल्यूम में अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, उस सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन होगा। तो कंसंट्रेशन की डेफिनेशन क्या हुई? अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन गिवन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। किसी भी सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट का जो अमाउंट है वो उसके कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करेगा। कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करने की टेक्निक कौन कौन सी है उसी की हम इस वीडियो लेक्चर में स्टडी करेंगे। सबसे पहली यूनिट नॉर्मेलिटी। तो नॉर्मेलिटी क्या होता है, और नॉर्मेलिटी के बाद आएगा मोलरिटी क्या होता है, दोनों की स्टडी करेंगे। सबसे पहले स्टडी करते हैं नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी इज रिप्रेजेंट बाय कैपिटल एन। यूनिट में जो एनसीईआरटी की बुक में लिखा है या किसी राइटर की बुक में लिखा, उसी से हम भी उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो नॉर्मेलिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल एन। इसका पहले फार्मूला समझेंगे, फिर डेफिनेशन समझेंगे, फिर उसके दो चार न्यूमेरिकल करेंगे, तब नॉर्मेलिटी का कंसेप्ट हमको समझ में आएगा। तो नॉर्मेलिटी का मीनिंग क्या है? WB अपॉन इक्विवेलेंट मास इनटू 1000 अपॉन वॉल्यूम इन ml। ये नॉर्मेलिटी का सिंपल सा फार्मूला। नॉर्मेलिटी में L से रिप्रेजेंट करते हैं WB। WB जैसा आपको समझाया था कि B सिंबल जितने भी होंगे वो सॉल्यूट से रिलेटेड है, और W का मतलब वेट, तो WB का मतलब है वेट ऑफ सॉल्यूट। यहां लिख लेते हैं WB इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट। ये इसका मीनिंग है। दूसरी बात, इक्विवेलेंट मास। नॉर्मेलिटी की जब भी हम स्टडी करते हैं इक्विवेलेंट मास की स्टोरी हमें समझना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ इक्विवेलेंट मास का यूज करते हैं, नॉट मोलर मास। तो इक्विवेलेंट मास क्या है वो देखते हैं। इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट, ये दोनों चीजें WB और MB सॉल्यूट से रिलेटेड है। तो इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट का मीनिंग क्या होता है? पहले इक्विवेलेंट मास का फार्मूला देखते हैं। इक्विवेलेंट मास इक्वल टू मोलर मास अपॉन फैक्टर। अब यहां पर हम जब इक्विवेलेंट मास को कैलकुलेट करते हैं अलग अलग यूनिट में, तो एक फैक्टर से पर्टिकुलर मोलर मास को डिवाइड करते हैं। मींस किसी मटेरियल का आपको इक्विवेलेंट मास पता करना है, किसी कंपाउंड का इक्विवेलेंट मास पता करना है, कैलकुलेट करना है,
तो उसके मोलर मास को एक पर्टिकुलर फैक्टर से डिवाइड करना पड़ता है, तब इक्विवेलेंट मास कैलकुलेट होता है। जैसे रेडॉक्स में याद दिलाता आपको, रेडॉक्स में आपने क्या किया था, रेडॉक्स में इक्विवेलेंट मास को कैलकुलेट करने के लिए मोलर मास को उसके चार्ज से डिवाइड करते हैं। कभी कभी मेटल का इक्विवेलेंट मास पता करते हैं तो उसकी वैलेंसी से उसको डिवाइड करते हैं। बेसिक नेचर के किसी मटेरियल का अगर आप नॉर्मेलिटी पता करोगे तो उसके हाउ मेनी नंबर ऑफ OH आयन, बेस क्या प्रोड्यूस करेगा, OH। तो जितने बेस के अंदर OH माइनस आयन होते हैं, बेस का इक्विवेलेंट मास पता करना है तो उसमें जितने OH माइनस आयन प्रेजेंट है उससे उसको डिवाइड करते हैं, वो उसका फैक्टर बन जाता है। एसिड का केस होगा तो एसिड कितने H प्लस रिलीज करता है डिसॉल्व स्टेट में, या उसके पास रिलीज करने के लिए कितने H प्लस आयन प्रेजेंट है, वो उसका फैक्टर बन जाएगा। तो यहां पर कैलकुलेट करके हम देखेंगे सबका अलग अलग। तो इक्विवेलेंट मास अलग अलग प्लेस पर अलग अलग तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। इस यूनिट में हम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में जब नॉर्मेलिटी की स्टडी करते हैं तो एसिड, बेस और साल्ट, इन तीन की नॉर्मेलिटी में ज्यादा ये यूज होता है, इसीलिए उन्हीं की कैलकुलेशन पहले सीखेंगे। जैसे मान लीजिए आपको HCl का मोलर मास पता करना है, तो HCl में ये देखना पड़ेगा कितने प्रोटॉन ये रिलीज करता है। तो आपको सिंपल सा पता है एक H प्लस आयन को रिलीज करता है। अब यहाँ इसका डिसोसिएशन नोट नहीं करेंगे कि इसको डिसोसिएट करके देखें, वर्बली अपने को आता है HCl एक H प्लस आयन को रिलीज करता है डिसॉल्व स्टेट में। तो ये इसका फैक्टर बना। अब ये फैक्टर को बोलते क्या है, एसिड का जो H प्लस होता है वो बेस के OH माइनस को न्यूट्रलाइज करता है, तो ऐसे केस में इसको क्या बोलते हैं, बेसिसिटी ऑफ एसिड। H प्लस आयन किसी एसिड के अंदर जितने प्रेजेंट है, हाउ मेनी नंबर ऑफ H प्लस आयन, कॉल्ड बेसिसिटी ऑफ एसिड, क्योंकि वो बेस के पार्ट को न्यूट्रलाइज करेगा। जैसे HCl में एक H प्लस आयन है तो HCl की बेसिसिटी क्या है, 1। अब इसका पहले मोलर मास देखें। हम HCl का इक्विवेलेंट मास पता कर रहे हैं, H, पहले मोलर मास पता करें। हाइड्रोजन 1, क्लोरीन 35.5, टोटल हुआ 36.5 डिवाइडेड बाय 1, ये आ गया HCl का इक्विवेलेंट मास, क्योंकि उसका फैक्टर सिंगल था, सिंगल से डिवाइड करोगे इक्विवेलेंट मास मोलर मास सेम होगा। मोलर मास इक्विवेलेंट मास डिफरेंट कब होते हैं, जब उनका फैक्टर चेंज हो। NaOH का केस लेते हैं, ये NaOH, NaOH में कितने OH है, सिंगल। ये एसिड के H प्लस को न्यूट्रलाइज करता है, तो उसको उल्टा बोलेंगे, NaOH बेस है तो बेस की एसिडिटी, कितने OH प्लस आयन इसके अंदर प्रेजेंट है वो उसकी एसिडिटी, और उसी फैक्टर से उसको डिवाइड करेंगे। पहले इसका मोलर मास पता करें, Na का 23, हाइड्रोजन का 1, 23 1 24 16 40 डिवाइडेड बाय 1 इक्वल टू 40 ग्राम। इस तरह NaOH का इक्विवेलेंट मास पता कर लेंगे। बहुत सारे ऐसे एसिड है, जैसे आप H2SO4 की बात करें, H2SO4 में जब आप इसका मोलर मास पता करोगे, हाइड्रोजन का मोलर मास 2, सल्फर 32, ऑक्सीजन 64, टोटल 98, बट H2SO4 का बेसिसिटी क्या है, वो कितने H प्लस रिलीज करेगा, 2। तो इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो इसका इक्विवेलेंट मास क्या आ जाएगा, 49 ग्राम। इस तरह हम इक्विवेलेंट मास को कैलकुलेट करते हैं। अब नॉर्मेलिटी में और भी कई क्वेश्चन आ सकते हैं एसिड के, तो जैसे COOH into 2H2O, ये ऑक्जेलिक एसिड है, लेकिन ऑक्जेलिक एसिड के केस में हाइड्रेट ऑक्जेलिक एसिड का क्वेश्चन आता है। तो आप वाटर के जो H प्लस आयन है उनको
इसकी बेसिसिटी में इंक्लूड नहीं करते, ये कितना हाइड्रोजन रिलीज करेगा? ओनली 2, तो इसकी बेसिसिटी 2 है। अब पहले इसका मोलर मास पता करें और फिर 2 से डिवाइड कर दें, इक्विवेलेंट मास आ जाएगा। लेकिन इसमें वाटर के 2 मॉलिक्यूल का मोलर मास भी प्लस होगा। कार्बन 24, यहां टोटल कर लेते हैं। ऑक्सीजन 1 2 4 64, हाइड्रोजन 2 और ये वाटर मॉलिक्यूल, एक वाटर मॉलिक्यूल 18 ग्राम तो 2 36 और ये 2 38। 126 ग्राम इसका मोलर मास है। तो 126 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू 360 ग्राम ऑक्जेलिक एसिड का इक्विवेलेंट मास है। जब भी आप नॉर्मेलिटी का न्यूमेरिकल करोगे तो आप 126 ग्राम पुटअप नहीं कर सकते, इसके लिए आपको वैल्यू क्या पुटअप करना पड़ेगी? 63 ग्राम। इस तरह ये ऑक्जेलिक एसिड का केस है। अब यहां आता है कि साल्ट का अगर क्वेश्चन दे दिया तो फिर क्या करें, फैक्टर कहां से लाएं? तो साल्ट के केस में समझाते हैं। जैसे आपको क्वेश्चन दिया Na2CO3 का, सोडियम कार्बोनेट डिसॉल्व इन वाटर, और डिसॉल्व करके और उसको फिर आपसे पूछा व्हाट इट विल बी नॉर्मेलिटी, तो आप क्या करोगे? आपको इक्विवेलेंट मास चाहिए, बाकी सारी चीजें न्यूमेरिकल में मिलती है, वेट ऑफ सॉल्यूट मिलेगा 1000 बीच से वॉल्यूम आपको मिलेगा, इक्विवेलेंट मास गिवन नहीं होगा। तो आपको पहले इसका मोलर मास पता करना है। तो Na2CO3 का मोलर मास कितना होगा? 106 ग्राम, ये फिक्स है, कैलकुलेट करके देख लीजिए। सोडियम 2 है, 23 प्लस 23 46, कार्बन 12 और ऑक्सीजन 48, इन तीनों का आप टोटल करोगे 106 आ जाएगा। आ गया मोलर मास। अब कितने फैक्टर से डिवाइड करें? तो किसी भी साल्ट को जब हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो वो एसिड और बेस दोनों देता है, तो किसी के एक फैक्टर से उसको डिवाइड कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। जैसे इसको वाटर में डिसॉल्व करोगे तो Na कितने आयन बनेंगे? 5Na+, और कार्बोनेट आयन कितने बनेगा? आयन मींस इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज होते हैं, कहीं जाता आता नहीं है, इसके तो इलेक्ट्रॉन उधर चलेगा, वो नेगेटिव हो गया पॉजिटिव हो गया। किसी एक के चार्ज से इसको डिवाइड कर दीजिए, मतलब कार्बोनेट पे कितना नेगेटिव चार्ज है? -2। अब -2 या +2 कोई कंसीडरेशन नहीं है, केवल 2 से है ये 2। तो आंसर क्या आया? 53 ग्राम। इस तरह किसी भी साल्ट का हम इक्विवेलेंट मास कैलकुलेट कर सकते हैं। आपको ये ध्यान रखना है कि उसको डिसोसिएशन के बाद किसी एक आयन पर चार्ज कितना है। ठीक, जैसे सोडियम का चार्ज लेते हैं तो सोडियम पे +1 है, लेकिन नंबर में कितना है? 2, इसलिए फिर उसको 2 से कंसीडर करते, +1 कंसीडर नहीं करते, जितने नंबर में होगा उतना कंसीडर करेंगे। तो इस तरह ये न्यूमेरिकल में आपको नॉर्मेलिटी के, स्पेशली जब न्यूमेरिकल करोगे तो इनके इक्विवेलेंट मास आपको यूज करना पड़ेगा। अब एक एक्सेप्शनल केस है इसमें, उसकी स्टडी करते हैं, फिर नॉर्मेलिटी के न्यूमेरिकल करेंगे। एक्सेप्शनल केस क्या है? फास्फोरस के एसिड होते हैं 2, फास्फोरस के एसिड है 2, H3PO3 एंड H3PO4, दोनों के फार्मूले लिखता हूं, H3PO3 एंड H3PO4। इनमें कंफ्यूजन पैदा होता है और आपको बेसिसिटी कैलकुलेट करते समय बड़ी केयरफुली से कैलकुलेशन करना पड़ती। अब ये डायग्राम जैसे H3PO3, इसमें बताओ ये कितना हाइड्रोजन रिलीज करेगा? आप बोलोगे सर 3, नहीं, ये 3 हाइड्रोजन रिलीज नहीं करता, इसकी बेसिसिटी क्या है? 2, मींस इसका फैक्टर 2 है। और H3PO4 में जाओगे तो ये कितना हाइड्रोजन रिलीज करता है? जो रिलीज करेगा वही बेसिसिटी, तो ये कितने हाइड्रोजन रिलीज करता है? 3, मींस इसका फैक्टर 3 है और इसका फैक्टर 2 है। डायग्राम बना के समझाता है फैक्टर क्यों चेंज हो गया। फास्फोरस सेंटर में होगा, फास्फोरस के टोटल इलेक्ट्रॉन 50, फास्फोरस में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 15 इन द फर्स्ट ऑर्बिट, 2 सेकंड, 8 थर्ड, 5।
फास्फोरस के वैलेंसी सेल में 5 इलेक्ट्रॉन है और किसी भी एलिमेंट के वैलेंसी सेल में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वो उतना ही रिलीज करेगा, उससे ज्यादा नहीं। तो फास्फोरस कितने इलेक्ट्रॉन रिलीज कर सकता है, कितने बॉन्ड फॉर्मेशन कर सकता है, 5। इससे कितनी ऑक्सीजन अटैच है पहले ये देखिए, कितना हाइड्रोजन अटैच है, 3। एक ऑक्सीजन इसमें डबल बॉन्ड से अटैच होगी और 2 ऑक्सीजन इस तरह सिंगल बॉन्ड से अटैच होगी, एक इधर और एक इधर। फास्फोरस सेंटर में है, फास्फोरस का एसिड है तो फास्फोरस सेंटर में होगा। ऑक्सीजन 3 अटैच कर दी। अब रिमेनिंग 3 हाइड्रोजन की बारी है। हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड फॉर्मेशन करता है तो इस ऑक्सीजन से तो अटैच हो नहीं सकता, तो एक हाइड्रोजन इससे अटैच होगा, एक हाइड्रोजन इससे अटैच होगा। अब एक हाइड्रोजन के लिए जगह कहां बची, तो वो डायरेक्ट फास्फोरस से अटैच होगा। तो यहां पर फास्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, +3। क्लियर। अब समस्या ये आती है कि ये कौन से हाइड्रोजन रिलीज करता है। कोई भी एसिड हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एलिमेंट के हाइड्रोजन को, जो हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एलिमेंट से अटैच हो, उसी हाइड्रोजन को रिलीज करता है। तो ये देखिए, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, ये H+ और ये H+, केवल इसमें 2 हाइड्रोजन रिलीज होंगे। ये हाइड्रोजन डायरेक्ट फास्फोरस से अटैच है, ये कोवेलेंट बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है और ये H+ रिलीज नहीं होगा, इसलिए इसकी बेसिसिटी कितनी है, 2। जब भी आप इसका फैक्टर यूज करोगे 2 यूज करना। मोलर मास को कितने से डिवाइड करना, 2 से, तब इसका इक्विवेलेंट मास कैलकुलेट होगा। इसमें जाइए। अब फास्फोरस, एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से, ऑक्सीजन अब कितनी है, इसके पास टोटल 4 ऑक्सीजन है, चारों फास्फोरस से अटैच है। अब फास्फोरस के इलेक्ट्रॉन खत्म हो चुके हैं, क्यों, 3 तो उसने ऑक्सीजन को दे दिए, 2 इसको दे दिए, इसके इलेक्ट्रॉन खत्म। तो हाइड्रोजन मजबूरी में अब ऑक्सीजन से अटैच होगा, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, और ये तीनों ही हाइड्रोजन ऑक्सीजन से रिलीज, तीनों ही हाइड्रोजन ऑक्सीजन से अटैच है कोवेलेंट बॉन्ड से, और तीनों हाइड्रोजन रिलीज होंगे। इसका मतलब इसका फैक्टर क्या लेना पड़ेगा आपको, 3। जब भी इसका इक्विवेलेंट मास पता करोगे तब इसके मोलर मास को 3 से डिवाइड करना है, और जब H3PO3 का केस हो तो आपको उसका फैक्टर 2 यूज करना है, क्योंकि ये केवल 2 हाइड्रोजन रिलीज करता है। ये इसमें एक एक्सेप्शनल केस है, इसकी स्टडी करिए, नोट करिए। और अब नॉर्मेलिटी के हम न्यूमेरिकल करते हैं, इक्विवेलेंट मास कैलकुलेट करेंगे, जैसा न्यूमेरिकल आएगा उस टाइप से फिर हम उसकी कैलकुलेशन करेंगे। चलिए, पहला क्वेश्चन, 4 ग्राम ऑफ NaOH dissolve in 500 ml of water। ये क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फिर कुछ टफ क्वेश्चन पर आएंगे। सिंपल क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन NaOH से रिलेटेड, 4 ग्राम NaOH dissolve in 500 ml of water, what will be normality of solution। तो सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी पता करना है। चलिए आ जाइए, नॉर्मेलिटी इक्वल टू, फार्मूला आपके सामने लिखा है, WB कितने ग्राम, तो ये 4 ग्राम NaOH को लिया, NaOH का इक्विवेलेंट मास पुट अप करना है, तो NaOH का मोलर मास 40, उसका फैक्टर 1 मींस उसका इक्विवेलेंट मास भी 40। यहाँ पुट अप कर देते हैं, ये आ गया इसका इक्विवेलेंट मास, ये 1000, वॉल्यूम कितना है 500, ये कैंसल, ये 2, ये 20 और ये 1/5, तो आंसर आ जाएगा 0.2 नॉर्मेलिटी। इस तरह नॉर्मेलिटी से रिलेटेड सिंपल क्वेश्चन होते हैं। 4 WP था सवाल में, न्यूमेरिकल में 40 उसका इक्विवेलेंट मास था, 1000 विक्स होता, वॉल्यूम इन ml 500 ml गिवन था। डायरेक्ट वैल्यू पुट अप करी, आंसर आ गया। क्वेश्चन सेकंड,
अब हम क्वेश्चन करेंगे ऐसा जिसका फैक्टर चेंज होगा, तो ऐसा लिखे 9.8 ग्राम ऑफ H2SO4 dissolve in 2 लीटर ऑफ वाटर। ये न्यूमेरिकल है। 9.8 ग्राम H2SO4 को आपने लिया, ये WB बनेगा। H2SO4 को लिया, उसका इक्विवेलेंट मास कैलकुलेट करना पड़ेगा। 2 लीटर वाटर है, यहाँ लीटर में वैल्यू पुटअप नहीं करना, या ml में वैल्यू पुटअप करना। देखते क्या होगा। नॉर्मेलिटी इक्वल WB कितना है 9.8। अब इसका मोलर मास पता करें, मींस इक्विवेलेंट मास पता करें। तो मोलर मास इसका कितना है, H2SO4 का मोलर मास होता है 92, आपके पास लिखा हुआ है, और इसका फैक्टर क्या है 2, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 49 ग्राम। यहाँ रख दीजिए 49 ग्राम इनटू 1000। अब 2 लीटर है तो उसको ml में कन्वर्ट करेंगे 2000। ये कैंसल 2, इसको कैंसल कर लीजिए, ये पॉइंट हटेगा, यहाँ 0 बढ़ेगी, ये 5 टाइम, ये इससे कैंसल होगा 5 टाइम। अब ये हुआ 10, 1/10, 0.1 नॉर्मेलिटी आंसर आ जाएगा। इस तरह हम जब बेसिसिटी चेंज हो तब भी आपको इक्विवेलेंट मास कैलकुलेट करना पड़ेगा। अगला न्यूमेरिकल देखते हैं। इस तरह आपको नॉर्मेलिटी से रिलेटेड न्यूमेरिकल को सॉल्व करना पड़ेगा। तीसरे टाइप में आपको न्यूमेरिकल चेंज करेगा, ऑक्सैलिक एसिड का न्यूमेरिकल देगा। जैसे ये क्वेश्चन 3 और बोलेगा हाउ मेनी ग्राम ऑफ ऑक्सैलिक एसिड। क्या क्वेश्चन बोला उसने, हाउ मेनी ग्राम ऑफ ऑक्सैलिक एसिड, स्पेशली हाइड्रेट ऑक्सैलिक एसिड बोलेगा। हाइड्रेट ऑक्सैलिक एसिड dissolve in 500 ml of water, 500 ml of water। अब हाउ मेनी ग्राम बोला है, मीन्स WB आपको पता करना है। हाउ मेनी ग्राम ऑफ ऑक्सैलिक हाइड्रेट ऑक्सैलिक एसिड dissolve in 500 ml of water to make 0.2 नॉर्मेलिटी ऑफ सॉल्यूशन, ताकि 0.2 नॉर्मेलिटी का सॉल्यूशन प्रिपेयर हो जाए। मतलब नॉर्मेलिटी आपको गिवन है और WB आपको पता करना है। ऐसे भी न्यूमेरिकल नॉर्मेलिटी से रिलेटेड होंगे। देखिए आंसर, नॉर्मेलिटी गिवन है तो नॉर्मेलिटी के प्लेस पे क्या रखोगे 0.2। WB आपको पता करना है। इक्विवेलेंट मास ऑक्सैलिक एसिड का आपको पता है, इसका हाइड्रेट ऑक्सैलिक एसिड का टोटल मोलर मास क्या था 126 डिवाइडेड बाय 2 मींस 63 ग्राम। ये ऑक्सैलिक एसिड का इक्विवेलेंट मास है, यहां रख दीजिए 63 इनटू 1000 फिक्स है, 500 ml में आपने डिसॉल्व किया, इसको 2 कैंसल कर लीजिए, इसको इधर ले आइए और WB को इधर ला करके आप आसानी से कैलकुलेशन WB की कर सकते हो। इसको इधर लाएंगे तो क्या बन जाएगा 63 इंटू 0.2 या 63 को 5 से डिवाइड कर दो, आंसर बन जाएगा WB इंटू 2। आपको ये पता करना 2 को अपॉन में ले आओ और इसके पॉइंट को हटा दो, यहाँ 20 हो गया, ये 1/10, इसका आंसर बन जाएगा 6.3 ग्राम। तो 6.3 ग्राम हाइड्रेट ऑक्सैलिक एसिड को अगर हम लें और 500 ml वाटर में डिसॉल्व करें तो 0.2 नॉर्मेलिटी का सॉल्यूशन प्रिपेयर हो जाएगा। तो इस तरह भी क्वेश्चन बदल के वो आपको नॉर्मेलिटी के देगा। तो ये नॉर्मेलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन है और नॉर्मेलिटी में आपको हमेशा किसकी कैलकुलेशन करना पड़ेगी,
इक्विवेलेंट मास की। अब कभी कभी वो नॉर्मेलिटी के क्वेश्चन में कुछ दूसरे कॉन्सेप्ट को आपको यूज करने को मजबूर करता है। क्या करेगा? यहां क्या यूज कर रहे हैं? वॉल्यूम इन ml। आपको यहां वॉल्यूम में वैल्यू पुटअप करना वाटर है, और उसने जानबूझ के क्वेश्चन दे दिया आपको कि वाटर 100 ग्राम है, ग्राम में वैल्यू दे दी। आप ग्राम में वैल्यू यहां पुटअप नहीं कर सकते, क्योंकि यहां वॉल्यूम में वैल्यू पुटअप करना, और ग्राम मास है और वॉल्यूम ml में मेजर होता है, तो दोनों को आपको चेंज करना पड़ेगा। तो 100 ग्राम वाटर उसने बोला, तो आपको वो डेंसिटी देगा। जैसे मान लीजिए उसने डेंसिटी दे दी 1.08 ग्राम पर लीटर, ऐसी डेंसिटी की बन है, और 100 ग्राम वाटर है, तो वॉल्यूम का फार्मूला लगाना पड़ेगा। तो फार्मूला कौन सा लगाओगे? मास इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। ये फेमस फार्मूला है। अगर आपको किसी मटेरियल का मास पता करना है तो उसका वॉल्यूम डेंसिटी का रिलेशन है V इंटू डी। आपको पता करना वॉल्यूम, तो वॉल्यूम इक्वल टू क्या हो जाएगा? मास अपॉन डेंसिटी। अब मास कितना दिया उसने? 100 ग्राम। डेंसिटी कितनी दी? बस इसको सॉल्व कर लीजिए, वॉल्यूम आ जाएगा। उसको ला करके यहाँ पुटअप करना है। डायरेक्ट आप 100 ग्राम पुटअप नहीं कर सकते। मीन्स ये एक ऐसा फार्मूला है जो हर बार आपको वॉल्यूम को मास में कन्वर्जन देगा और मास को वॉल्यूम में कन्वर्ट करके देगा। डेंसिटी न्यूमेरिकल में गिवन करेगा। क्लियर? इस तरह नॉर्मेलिटी के आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करना पड़ेगा। आइए अगला, नॉर्मेलिटी के बाद आता है मोलरिटी। मोलरिटी में इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एम से। किससे रिप्रेजेंट करेंगे? कैपिटल एम से। और कैपिटल एम से जब आप इसको रिप्रेजेंट करोगे तो फार्मूला बदलेगा, क्योंकि यहाँ सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करने की टेक्निक है सब, और टेक्निक है तो टेक्निक बदलती रहती है। कई टेक्निक है सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करने की। पहले हमने स्टडी की नॉर्मेलिटी, अब मोलरिटी की स्टडी करेंगे। मोलरिटी कैपिटल एम से रिप्रेजेंट होती है, और फार्मूला क्या बनेगा? WB अपॉन MB। यहां से इक्विवेलेंट मास गायब हो गया, कौन आ गया? MB। MB क्या है समझाते। फार्मूला 1000 अपॉन वॉल्यूम इन ml। इस तरह। अब सुनिए, WB तो वही पुराना कंसेप्ट है, वेट ऑफ सॉल्यूट। MB मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। अब आपको मोलरिटी कैलकुलेट करने में एक्टर फैक्टर का कोई टेंशन नहीं, आप डायरेक्ट उसके मोलर मास को यहाँ यूज कर सकते हो, जिसका आपको न्यूमेरिकल गिवन है। 1000 फिक्स है, वॉल्यूम इन ml वही कंसेप्ट है। अब देखिए मोलरिटी भी हम उन्हीं की कैलकुलेट करें जिन 3-4 न्यूमेरिकल की अभी हमने नॉर्मेलिटी कैलकुलेट की, तो सीधा सीधा मोलरिटी का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो देखिए पहले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट क्या था? मैं फिर से बोलता आपको, 4 ग्राम NaOH था, 500 ml में डिसॉल्व किया था। करते सॉल्व। मोलरिटी इक्वल टू WB कितना था? 4 ग्राम। मोलर मास क्या था? अरे मोलर मास इक्विवेलेंट मास NaOH का इक्वल होता, पहले भी 40 रखा था, अभी भी 40। 1000 अपॉन 500, ये कैंसल 2, ये 20, ये 1/5, और ये हो जाएगा 0.2 मोलरिटी। अब आप पुराना न्यूमेरिकल से इसको चेक करोगे तो NaOH के केस में नॉर्मेलिटी और मोलरिटी सेम है। क्यों? क्योंकि उनका फैक्टर सेम है। मोलर मास और इक्विवेलेंट मास NaOH के सेम है, इसलिए नॉर्मेलिटी मोलरिटी चेंज नहीं होगी। कब चेंज होती है नॉर्मेलिटी मोलरिटी? जब आप फैक्टर को चेंज करें, या वो आपको क्वेश्चन ही ऐसा देंगे जिसका फैक्टर चेंज होना। क्वेश्चन 2, अब आपको 9.8 ग्राम
सेकंड न्यूमेरिकल था H2SO4 को 2 लीटर वाटर में आपने डिसॉल्व किया था। कितने वाटर में डिसॉल्व किया था? 2 लीटर वाटर में। तब उसकी नॉर्मेलिटी क्या आई थी और अब मोलरिटी क्या आती है देखिए। तो पहले इधर नॉर्मेलिटी कैलकुलेट करें और उधर मोलरिटी। ये नॉर्मेलिटी के फार्मूले में गए तो 9.8 यहाँ पर रखना पड़ेगा 49 इंटू 1000 अपॉन 2 लीटर। ये 2000 है, ये हो गया 1/2, ये गया यहां से 1/5, ये 1/10 मतलब 0.1 नॉर्मेलिटी। ये पहले भी कर चुके हम अभी जस्ट, तो डबल से रिपीट इसलिए किया कि अब नॉर्मेलिटी मोलरिटी का डिफरेंस आएगा। तो H2SO4 की नॉर्मेलिटी क्या है? 0.1। अब देखते हैं मोलरिटी क्या आती है। मोलरिटी का फार्मूला इधर लगा, WB 9.8 अपॉन 98,000 अपॉन 2000 ml। ये कैंसल, ये 2, ये गया, ये 1/10 और ये हुआ 20। 1/20 मतलब 0.05। उसको चेक करके देखते हैं। 20 डिवाइडेड बाई 1 0.0, फिर यहाँ 0, करेक्ट आंसर है 0.05। ये मोलरिटी। नॉर्मेलिटी क्या थी? 1.1 और मोलरिटी उससे हाफ आई। इसका मतलब नॉर्मेलिटी और मोलरिटी का एक डायरेक्ट रिलेशन भी है। नॉर्मेलिटी डबल होती है अगर फैक्टर 2 है तो फिर फार्मूला क्या बनेगा वो यहां लिखते हैं। अगर फैक्टर चेंज होता है तो नॉर्मेलिटी मोलरिटी का रिलेशन बनेगा। नॉर्मेलिटी इक्वल टू मोलरिटी इनटू फैक्टर। ये यूज करके देख लीजिए आप H2SO4 के केस में। उसकी नॉर्मेलिटी 0.1 है, मोलरिटी कितनी आई? 0.05, क्योंकि उसका फैक्टर कितना है? 2। इसको मल्टीप्लाई करोगे आंसर आ जाएगा। तो फार्मूला क्या मिला आपको? नॉर्मेलिटी और मोलरिटी का ये रिलेशन है। नॉर्मेलिटी इक्वल टू मोलरिटी इनटू फैक्टर। अब यहां देखें कि ये नॉर्मेलिटी में और मोलरिटी में जो फार्मूला रखते हैं हम WB अपॉन MP, ये है क्या? ये एक्चुअली मोल का फार्मूला है। WB अपॉन MP ये मोल कैलकुलेट करने का फार्मूला है। तो मोल का मतलब क्या है? वेट ऑफ सब्सटेंस अपॉन मोलर मास ऑफ सब्सटेंस। इससे हम मोल पता करते हैं। तो अब मोलरिटी की डेफिनेशन बोले, ये मोल होगा और ये फिक्स वॉल्यूम है, ये चेंज होता रहेगा न्यूमेरिकल में, वरना स्टैंडर्ड कंडीशन में मोलरिटी 1000 ml में होगी। अब आपने 2000 में किया तो वो आधी हो जाएगी। तो मोलरिटी की डेफिनेशन क्या? हाउ मेनी मोल डिसॉल्व इन पर्टिकुलर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। किसी सॉल्यूशन के गिवन वॉल्यूम में हाउ मेनी मोल्स आर प्रेजेंट कॉल्ड मोलरिटी। और नॉर्मेलिटी हाउ मेनी ग्राम इक्विवेलेंट मास डिसॉल्व इन गिवन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वहां इक्विवेलेंट मास को बोलेंगे और यहाँ मोल को बोलना पड़ेगा। हाउ मेनी मोल ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन गिवन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। यहाँ ध्यान रखिए गिवन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम की बात कर रहे हैं। और इसके न्यूमेरिकल में या इसके फार्मूले में भी वॉल्यूम है और इसके फार्मूले में भी वॉल्यूम है। और चार्ल्स लॉ के अकॉर्डिंग वॉल्यूम इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के। तो यहां एक इस कंसेप्ट से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा जाता है नीट जेईई मेंस में कि वॉल्यूम किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? टेम्परेचर के। इट मींस अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो वॉल्यूम भी इंक्रीज होता है, और वॉल्यूम अगर इंक्रीज होगा तो नॉर्मेलिटी और मोलरिटी डिक्रीज होगी। इसका मतलब नॉर्मेलिटी एंड मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन डिपेंड अपॉन टेम्परेचर। ये टेम्परेचर से रिलेटेड है दोनों, क्योंकि वॉल्यूम का डायरेक्ट रिलेशन टेम्परेचर। तो
टेम्परेचर चेंज करोगे तो नॉर्मेलिटी और मोलरिटी सॉल्यूशन की चेंज होगी। आगे बढ़ते हैं, ये मोलरिटी का कंसेप्ट है। अब मोलरिटी में आपको जब न्यूमेरिकल आएंगे तो वो किस तरह पूछेगा, ये और एक दो क्वेश्चन से समझ लीजिए। उसने बोला W अपॉन वॉल्यूम। कभी कभी न्यूमेरिकल में वो ऐसा बोलता वेट बाय वॉल्यूम। 15% सॉल्यूशन ऑफ H2SO4। क्या बोला उसने? 15% सॉल्यूशन ऑफ H2SO4 वेट बाय वॉल्यूम। कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन। क्लियर? सिंपल सा न्यूमेरिकल है, एक लाइन में स्टेटमेंट खत्म हो गया। 15% का सॉल्यूशन है, वेट बाय वॉल्यूम मींस 15 ग्राम H2SO4 100 ml वाटर में डिसॉल्व है। वेट बाय वॉल्यूम का मतलब यही है कि 15 ग्राम तो कौन है, ये वेट बाय वॉल्यूम का मतलब ऐसे लिखते हैं 15 ग्राम और वॉल्यूम को कैसे लिखोगे 100 ml, मतलब 100 ml वाटर में 15 ग्राम H2SO4 डिसॉल्व है। तो आपको मोलरिटी कैलकुलेट करना। तो देखते क्या करोगे। मोलरिटी का फार्मूला क्या है? WB अपॉन MB, 1000 अपॉन वॉल्यूम इन ml। अब यहाँ डायरेक्ट यूज करना। क्या करोगे? 15 ग्राम 98 मोलर मास 1000। अरे यहाँ तो सीधा वेट बाय वॉल्यूम दिया था ना, 100 ml दे रखा है, यहाँ पुटअप कर दीजिए, कैलकुलेशन करिए, आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर वो क्वेश्चन को बदल दे तो अब देखो क्या करेगा। अब बोलेगा वो 15% ऑफ H2SO4, मतलब 15% का सॉल्यूशन है, लेकिन कैसा? वेट बाय वेट। मतलब अब क्या मतलब हुआ? 15 ग्राम 100 ग्राम में डिसॉल्व है। वेट बाय वेट का मतलब होता है ये वेट WB है और ये सॉल्वेंट का वेट है। तो यहाँ पे क्या हुआ? 15% का वेट बाय वेट सॉल्यूशन था, तो 15 ग्राम तो H2SO4 हुआ, 100 ग्राम उसमें वाटर है। मोलरिटी के फार्मूले में जाओगे तो आपको वेट कहीं नजर नहीं आएगा, वो वॉल्यूम चाहता है। तो आपको यहाँ पर डेंसिटी गिवन रहेगी, फिर डेंसिटी के कंसेप्ट से आप इस ग्राम को वॉल्यूम में कन्वर्ट करना और फिर आप यहां रखना, तब आंसर चेंज होगा। तो क्या हो जाएगा? 15 अपॉन 98 इंटू 1000। अब 100 ग्राम है तो वॉल्यूम का फार्मूला है मास अपॉन डेंसिटी, और डेंसिटी मान लीजिए आपको गिवन है 1.08 ग्राम पर लीटर। ठीक, तो यहाँ क्या करोगे? 100 अपॉन 1.08, इसको ऊपर ले जाना और सॉल्व करना, आंसर बदल जाएगा। अब यहाँ की मोलरिटी और यहाँ की मोलरिटी चेंज हो जाती है। तो ये इस तरह के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आपको मोलरिटी में, अगर मास गिवन है तो डेंसिटी गिवन होगी, और डेंसिटी से आप उसके मास को वॉल्यूम में कन्वर्ट करोगे, तब आंसर आएगा। क्लियर? इसी न्यूमेरिकल को ये 15% H2SO4 W by W, इसको दूसरी तरीके से भी आप कर सकते हो, उसका भी तरीका समझाता। ये 15% H2SO4 का सॉल्यूशन था, वेट बाय वेट, और सॉल्यूशन की डेंसिटी क्या थी? 1.08 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब, ये इसकी यूनिट है डेंसिटी की। चलिए अब आ जाइए W by W मीन्स ये 100 ग्राम इसमें वाटर है।
अब हम क्या कंसीडर करें, पहले जो न्यूमेरिकल किया वो भी सही था, आप बदल के भी कर सकते हो, वो भी सही आएगा। अब क्या करें, हम इस सॉल्यूशन को स्टैंडर्ड कंडीशन में ले जाएं कि ये 1000 ml का होगा, क्योंकि स्टैंडर्ड कंडीशन तो वहीं से शुरू होती है। तो एक काम करते हैं, कितना कंसीडर करें, 1000 ml, ये आया वॉल्यूम। आपको पहले पता करना है 100 ग्राम में था, तो 15 ग्राम 100 ग्राम में था, तो आप क्या करोगे, 1000 ml में ये कितना हो गया, ये बढ़ जाएगा 10 टाइम, ये 150 ग्राम हो गया। ठीक है, अब यहां पे आपको 100 ग्राम दिया है, 15% का सॉल्यूशन है, लेकिन आपने 15% से न्यूमेरिकल को स्टार्ट ही नहीं किया, आपने तो उसको 1000 से स्टार्ट किया, तो फिर इस मास को भी तो आपको 10 टाइम इंक्रीज करना पड़ेगा, तो वो हुआ 1000 ग्राम। और फिर वापस से सॉल्व करोगे तो आंसर फिर से वही आए, आंसर कोई चेंज नहीं होना। तो इसलिए 1000 को कंसीडर करके भी आप कैलकुलेट कर सकते हो, 100 ग्राम को भी। जब आप 100 ग्राम लेते हो तो इसको 15 लिखते हो, जब 1000 कंसीडर करते हो तो इसको 150 लिखते हो, मीनिंग तो सेम है। तो यहां पर इस तरह हम मोलरिटी के न्यूमेरिकल कर सकते हैं। और मोलरिटी में कई बार नीट के एग्जाम में आया है, टेम्परेचर पर कौन डिपेंड है, तो टेम्परेचर पे नॉर्मेलिटी और मोलरिटी, दो फैक्टर अभी जो हमने स्टडी किए वो डिपेंड होते हैं। अब तीसरा फैक्टर आता है जिसको हम बोलते हैं मोलैलिटी। अब देखिए, ये नॉर्मेलिटी का फार्मूला, ये और ये सेम है, ये उसमें भी है, केवल यहां बदला इक्विवेलेंट मास, यहां बदला मोलर मास। अब मोलैलिटी आएगा तो उसमें भी एक फैक्टर चेंज होगा। मोलैलिटी का फार्मूला लिखते हैं, मोलैलिटी रिप्रेजेंट बाय स्मॉल m। मोलैलिटी को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, स्मॉल m से। फार्मूला क्या होगा, WB अपॉन MB 1000 अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट। बदल गया, यहाँ वॉल्यूम खत्म हो गया, क्या आ गया, WA का मतलब वेट ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्यूशन के अंदर सॉल्वेंट कितना है वो यहाँ पुट अप करना। अब WA पता करने की प्रॉब्लम खड़ी हो गई, WB अपॉन MB तो वही है, पुरानी चीज है, 1000 भी पुरानी चीज है। ये वेट ऑफ सॉल्वेंट आपको अब टेंशन देगा, हर न्यूमेरिकल में आपको ये डिटेक्ट करना पड़ेगा कि सॉल्वेंट का मास क्या है, और जानबूझ के वो उलझाएगा, वॉल्यूम दे देगा, वॉल्यूम को बदलो आप मास में। तो वॉल्यूम और मास का रिलेशन अभी आपको समझाया, उस कंसेप्ट से इसको कन्वर्ट कर सकते हो। तो वेट ऑफ सॉल्वेंट के कंसेप्ट को कैसे पता करें, तो वेट ऑफ सॉल्वेंट का मतलब क्या होता है, वेट ऑफ सॉल्वेंट इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का टोटल वेट, उसमें से हम किसको माइनस कर दें, वेट ऑफ सॉल्यूट को, तो किसका मास पता चल जाएगा आपको, सॉल्वेंट का मास पता चल जाएगा। टोटल सॉल्यूशन के मास में से वेट ऑफ सॉल्यूट को माइनस करिए, WA ऑटोमेटिक आ जाएगा। अब इसका एक न्यूमेरिकल समझाता, क्वेश्चन फर्स्ट, 34.2 ग्राम ऑफ शुगर, शुगर सॉल्यूशन है, क्वेश्चन को सुनिए, उस शुगर सॉल्यूशन में 34.2 ग्राम क्या है, शुगर, 34 ग्राम ऑफ शुगर, और शुगर सॉल्यूशन कितना है, 214.2 ग्राम। क्लियर, बस न्यूमेरिकल खत्म हो चुका है। इसको अपनी लैंग्वेज में सुना के समझाता आपको, 214.2 ग्राम ऑफ शुगर सॉल्यूशन कंटेन 34.2 ग्राम ऑफ शुगर, व्हाट विल बी स्मॉल m, मोलैलिटी क्या होगी। तो फार्मूला लगाते हैं, फार्मूला यही है, मोलैलिटी इक्वल टू WB अपॉन MB 1000 अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट। अपनी प्रॉब्लम वेट ऑफ सॉल्वेंट है, तो यहां देखो, ये
टोटल सॉल्यूशन का मास है 214.2, उसमें शुगर कितनी है, सॉल्यूट कितना है 34.2, माइनस कर दीजिए इसको, 214.2 34.2 इक्वल टू 180 ग्राम। ये 180 ग्राम ही वेट ऑफ सॉल्वेंट है, या पुट अप कर दीजिए। तो मोलैलिटी इक्वल टू WB 34.2। अब यहां पर अपने को शुगर का मास लिखना है, C12 H22 और 11। ये कैन शुगर का फार्मूला है सुक्रोज का, और यही शुगर है। इसका मोलर मास आपको लिखना है तो डायरेक्ट लिख देता मैं 342 ग्राम। ये होता है ग्लूकोज का 180, सुक्रोज का 342। तो यहाँ लिख लीजिए 342,000 अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट 180। इसको कैंसिल करना, ये 10 टाइम, ये एक जीरो से एक जीरो इधर जाएगी, आंसर आएगा 100/180। और फिर इसको कैंसिल करोगे तो चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा 5/9, और फिर इसको पॉइंट में लाओगे तो आंसर आ जाएगा। इस तरह हम मोलैलिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं। दूसरा, मोलैलिटी में वेट ऑफ सॉल्वेंट को आपको कैलकुलेट करना है तो वही तरीका आपको मैंने सिखाया है कि वॉल्यूम मास इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। ये वाला फार्मूला आपको यूज करना पड़ेगा। क्लियर? जैसे अभी एक H2SO4 का न्यूमेरिकल 4 कर लेते हैं इसी में, जो पहले किया था। देखिए 15% का सॉल्यूशन H2SO4 का, और उसकी डेंसिटी क्या है 1.08 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब, ऐसा न्यूमेरिकल है। फिर से बोलता क्या है, 15% H2SO4 का सॉल्यूशन है और उसकी डेंसिटी 1.08 ग्राम है। तो आपको स्मॉल m पता करना, मोलैलिटी। देखते कैसे करते हैं। इसमें आपको वेट ऑफ सॉल्वेंट पता करना पड़ेगा। तो वेट ऑफ सॉल्वेंट कैसे पता करते हैं, देखिए। सॉल्यूशन को कंसीडर करें कि वो 1000 ml का होगा। क्लियर? चलिए, तो 1000 ml क्या हो गया, वॉल्यूम। अब डेंसिटी से इसका मल्टीप्लाई करो तो टोटल सॉल्यूशन का मास पता चल जाएगा। तो क्या हो गया 1000 इंटू डेंसिटी 1.08 मीन्स ये टोटल सॉल्यूशन का मास आ गया। अब टोटल सॉल्यूशन के मास से आपको सॉल्यूट का मास माइनस करना है। तो सॉल्यूट कितना है, 15% का सॉल्यूशन है, मतलब 100 ग्राम में कितना है 15, तो 1000 ग्राम में कितना होगा 150। ठीक, तो यह फार्मूले में आ जाइए, m इक्वल टू WB कितना लिखोगे 150, मोलर मास 98, ये 1000। अब क्या करें, वेट ऑफ सॉल्वेंट लिखना है, ये तो सॉल्यूशन का मास है। तो सॉल्यूशन के मास से हम किसको माइनस करें, सॉल्यूट के मास को। तो इसको माइनस कर दीजिए 150, तो यहां बनेगा 930 ग्राम के लगभग। माइनस करके देख लेना इसमें से, ये यहां पुट अप करोगे मोलैलिटी का आंसर आ जाएगा। तो दो तरह के मोलैलिटी में न्यूमेरिकल है। एक तो आपको डायरेक्ट गिवन रहेगा वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्वेंट, माइनस प्लस करके कैलकुलेट करना है, जैसा पहला न्यूमेरिकल समझाया था। दूसरे में आपको डेंसिटी गिवन रहेगी और वॉल्यूम गिवन रहेगा, तो उसको मास में कन्वर्ट करना सॉल्यूशन के, फिर सॉल्यूट का मास माइनस करना, तब सॉल्वेंट का मास आएगा। इस तरह ये स्टोरी है नॉर्मेलिटी, मोलैलिटी एंड मोलैलिटी की। इसके बाद अगले वीडियो में हम स्टडी करेंगे नेक्स्ट टॉपिक की, जो बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का होगा। आज का वीडियो यही खत्म करते हैं। वीडियो लाइक आए, वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करिए, आगे बढ़िए। ओके, बाय, सी यू।